हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का कल रात 1 2 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आज का दिन है, पूरे अच्छे से क्लास यूटिलाइज करना है और आज के दिन में पूरा पार्ट ए यानी 8 के 8 चैप्टर तक अच्छे से सब कुछ कवर करके चलना है। मैं अभी सुबह सुबह क्लास आपको 4 5 6 यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, इन तीनों का अच्छे से क्लास डिटेल में विद ऑल कीवर्ड्स कीवर्ड्स के साथ रिवीजन करा देता हूं। आप दिन भर में इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना और शाम को क्लास में 7 और 8 डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का करा दूंगा आपको। कंट्रोलिंग छोटा सा है, जो मेहनत है डायरेक्टिंग के अंदर है। और आज के दिन हमारा पूरा का पूरा पार्ट ए अच्छे से खत्म हो जाएगा। आखिरी पेपर है बच्चों, जी जान लगा दो। क्लास जो भी कमी आप तक के पेपर में रही है, कोशिश करो कि बेस्ट पुश देके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के आप क्लास उन कमियों को खत्म कर दो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लानिंग चैप्टर से। प्लानिंग बेसिकली ना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है और पहला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। बिना प्लानिंग के और कोई फंक्शन शुरू नहीं किया जा सकता। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में सोच लेना, व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, हमें वो काम कब करना है, कैसे करना है और इस काम को करेगा कौन। यानी कि आज हम जहां पे हैं और फ्यूचर में हम जहां पे पहुंचना चाहते हैं वो हम आज ही देख लेते हैं क्लास। यानी कि प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहां पे हैं, फ्यूचर में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। दिस रोड मैप इज कॉल्ड प्लानिंग। कीवर्ड्स की बात करें तो ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है क्लास। फॉरकास्टिंग की जाती है इसके अंदर। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस, आगे आएगा, ठीक है। डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी कि फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस हम आज ही लेते हैं, बिना इसके कोई फंक्शन शुरू नहीं किया जा सकता। ये प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें टाइम और खर्चा बहुत लगता है। कंट्रोलिंग का बेस है प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा अगर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्लानिंग ही होगा। टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्लानिंग ही होगा। तो कैसे पहचानोगे कि ये प्लानिंग का क्वेश्चन है? तो ये कीवर्ड्स है क्लास जिनसे आप आइडेंटिफाई करोगे, हाँ ये प्लानिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। फीचर्स की बात करें, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट्स करता है, यानी कोई भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। विदाउट गोल देयर इज नो प्लानिंग। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है क्लास, ध्यान रखना फर्स्ट फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है जो किया जाता है। प्लानिंग पर्वेसिव है, हर कोई करता है, यूनिवर्सल फेनोमेनन है। मैं भी प्लानिंग करता हूँ, आज दिन भर में तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा, आप भी प्लानिंग करते हो, कैसे पढ़ोगे। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, हर कोई प्लानिंग करता है गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है, ऑन गोइंग है, चलता रहता है। एक प्लान अचीव होता है, दूसरे प्लान के लिए हम लोग काम करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं, फिर वो गोल अचीव होता है, फिर और प्लान बनाते हैं आगे के लिए। तो प्लानिंग खत्म कभी नहीं होता, कंटिन्यूअस है और हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अगला है क्लास मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है विच रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एंड हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। प्लानिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, दिमाग का काम है, तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वही करते हैं प्लानिंग। और इसमें डिसीजन मेकिंग भी है, यानी प्लानिंग के अंदर चॉइस होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। प्लानिंग के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सो प्लानिंग इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग करने से फायदा क्या होगा? अगर आप फ्यूचर में कोई गोल अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप पहले से प्लान करते हो तो उसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सबसे पहला प्लानिंग क्लास आपको डायरेक्शन देता है, यानी कि मेक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग आपको दिशा देता है कि हाँ भैया कल को आपको कैसे चलना है। प्लानिंग बेस क्रिएट करता है कंट्रोलिंग के लिए। अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लान किया और कंट्रोलिंग में देखते हैं कि ये प्लान अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग का ये बेस है, बेस या यार्डस्टिक फॉर कंट्रोलिंग बोलते हैं इसको। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में जो झटके लगने वाले होते हैं ना क्लास, उसके लिए पहले से रेडी रहते हैं प्रोविजन बना के। तो प्लान अगर आपने पहले से कर रखा है, फ्यूचर में आप रेडी थे कि यार कल कोई नुकसान होगा और आप पहले से रेडी थे, तो आपको फ्यूचर में इतना शॉक नहीं लगेगा। प्लानिंग क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो प्लानिंग नए नए आइडियाज को जन्म देता है। मेंटल एक्सरसाइज की वजह से प्लानिंग नए नए आइडियाज को इवॉल्व करता है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो प्लानिंग के अंदर हर एक बंदे को पता रहता है कि क्या काम करना है, ये काम किससे कराना है, कौन कब करेगा, तो डुप्लीकेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हर एक चीज का प्रोज कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो प्लानिंग मदद करता है अच्छे डिसीजन को लेने में। ये हो गया इंपॉर्टेंस। लिमिटेशंस की बात करें, मैंने इन शॉर्ट आपको अमृत पी बताया था, अमृत को पीना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अमृत पी।
AMRITP। तो A फॉर क्या होता है क्लास? लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग रिजिड है, यानी क्लास रिजिडिटी है, प्लानिंग में आप चेंज नहीं कर सकते। एक्यूरेसी है प्लानिंग में, लैक ऑफ एक्यूरेसी है। मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होता है, जो इन्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, वहां के लिए आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करता है, बिकॉज प्लानर ने प्लानिंग किया और उन्होंने वर्कर्स को बता दिया। वर्कर्स को आंख बंद करके उस प्लान को फॉलो करना होता है, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। दे आर कॉल्ड ब्लाइंड फॉलोअर, तो उनके सजेशंस को वेलकम नहीं किया जाता। तो ये समझ जाना कौन सा लिमिटेशन है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में खर्चा बहुत आता है क्लास, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, एनालाइज करने में। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग। और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ध्यान रखना। इसके लिए केस स्टडी क्या आती है? अगर पास्ट में कभी तुमने कोई प्लान बनाया था और वो सक्सेसफुल हो गया, इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी वो प्लान सक्सेसफुल होगा। इसको बोलते हैं क्लास प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 7 पॉइंट है, हालांकि मैं प्रोसेस की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जब मैं सारे प्रोसेस इकट्ठे आपको लर्न कराऊंगा विद ऑल कीवर्ड्स, बट यहां पे भी क्लास हम एक बार और कर लेते हैं। सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर हमें टारगेट सेट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हाँ हमारा गोल क्या है। फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी उसके लिए बहुत सारे अजम्पशन, ध्यान रखना। डेवलपिंग प्रेमिसेस ये पूछता है कि कौन सा स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग का ये कौन सा स्टेप है प्रोसेस का। तो वो भी जहां पे अजम्पशंस की बात हो, जहां पे बात हो ना कि मुझे 20% सेल्स बढ़ानी है, मुझे 30% प्रॉफिट्स बढ़ाना है, इतना परसेंट मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन जहां पे क्लास हम बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं, जहां पे क्लास हम बहुत सारी फॉरकास्टिंग करते हैं, तो वो समझ जाना क्लास डेवलपिंग प्रेमिसेस है। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं, कैसे गोल अचीव हो सकती है। फिर क्लास उन ऑल्टरनेटिव को क्लास इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लान को क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, लिस्ट बनाना, इवैल्यूएट करना, उसमें से एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट और सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट हो। फिर प्लान को वर्कर्स के साथ बताना, कोऑर्डिनेट करना, दिस इज कॉल्ड इंप्लीमेंट ऑफ प्लान। और लास्ट में क्लास फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब देखना है कि प्लान उसी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वर्कर कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चले गए, फ्यूचर में कुछ चेंज भी करना पड़ता है प्लान के अंदर, वो सारे चेंजेस के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट में क्लास इसको याद कर सकते हो, एस डाइज इफ। एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई से क्या होता है क्लास, यहाँ पे आप क्लास सारी की सारी ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाओगे, समझ लो, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई करो किस किस तरीके से अचीव कर सकते हो। फिर क्लास इवैल्यूएट करो, सिलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो और फॉलो अप करो। एस डाइज इफ याद रखना चाहते हो हमेशा, कभी नहीं भूलना चाहते, कॉमेंट सेक्शन में एक बार एस डाइज इफ की फुल फॉर्म लिख लो, देखो आपको हमेशा याद रहेगा। हमारा लास्ट टॉपिक है प्लानिंग चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान हम पढ़ते हैं एक एक करके, यहां से भी क्लास केस स्टडी पूछी जा सकती है। सबसे पहला टाइप है क्लास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव और क्लास किसी भी काम को करने का जो एंड रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो एंड रिजल्ट पता है क्या है और आप उसी के लिए काम कर रहे हो इनडायरेक्टली। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एंड रिजल्ट आपको पता है अच्छा आएगा आपका। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, एवं कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सको, लाइक मुझे वेट लूज करना है तो मुझे 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, कितना वेट लूज करना है साल भर में। अचीवेबल, जो लगे कि हाँ यार अचीव कर सकते हैं। एवं कुछ भी मत बना दो जो टारगेट पॉसिबल ही ना हो। रेलिवेंट होना चाहिए क्लास, इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम जरूर होना चाहिए कि हमें इतने समय पे इस गोल को अचीव करूंगा। सो ऑल अदर एक्टिविटी जितनी भी आप करते हो ना, वो गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो जो भी रिटर्न स्टेटमेंट्स है, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, वो एक टाइम पीरियड के अंदर आपको मिलता है। मुझे 1 साल में इतना करना है, 2 साल में इतना करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। स्ट्रैटेजी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है, कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, रिसोर्सेज कैसे कैसे अलॉट करोगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या नहीं करोगे, और नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो कैसे करोगे, ये सारी चीज स्ट्रैटेजी है, रणनीति, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव गोल। मेथड्स क्या होता है, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग जॉब, किसी भी काम को करने का एक फॉर्मल तरीका, एक ऐसा तरीका जहां पे यूनिफॉर्मिटी आए, जहां सब लोग उसी तरीके से काम करें, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। सिस्टमैटिक वर्किंग आता है इससे क्लास, और क्लैरिटी आता है माइंड में कि हाँ उन्हें कौन सा मेथड से काम करना है। पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है। पॉलिसीज बेसिकली कंपनी के खुद की गाइडलाइंस है। अमेजन की 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, 3 महीने की क्रेडिट पॉलिसी, स्कूल का 70% से ऊपर आने वाले बच्चों का ही एडमिशन लेंगे, वो उनकी पॉलिसी है।
हर किसी की अपनी पॉलिसीज होती है, तो पॉलिसीज कंपनी का खुद का तरीका है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, प्रोसेस से बना प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2, इससे हमें पता है एग्जैक्ट मैनर। ध्यान रखना, कई बार मेथड्स में कंफ्यूज होते हैं। मेथड एक फॉर्मलाइज वे है काम को करने का, लेकिन मैनर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या काम करोगे, वो प्रोसीजर हो गया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता है, ऑर्डर नंबर 1 2 3, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग अ जॉब, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। ये सारे कीवर्ड्स हैं। प्रोग्राम, सॉरी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और पॉलिसी, रूल्स, इन चारों से मिलकर क्या बनता है क्लास, प्रोग्राम। ठीक है, ये सब मिलाकर बनता है प्रोग्राम, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रूल्स की बात करें, रूल तो पता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना है क्या नहीं करना, एक्शंस और नॉन एक्शंस, डूज और डोंट्स की बात करता है क्लास, और साथ में पेनल्टी भी लगाएगा अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट हमेशा एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा, लाइक सेल्स बजट, परचेज बजट, मार्केटिंग बजट, ये सारी चीजें। कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि भैया इस काम को करने के लिए कितना खर्चा आएगा, हमारा बजट कितना है। बेसिकली आपका बजट, आप जब शॉपिंग करने जाते हो ना, बजट लेके चलते हो ना, ये वही है न्यूमेरिकल फॉर्म में, सेल्स बजट, परचेज बजट, वही बजट। लास्ट में प्लान, एक बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है प्लान जो आउटलाइन करता है कि आपका गोल कैसे अचीव होगा। अब प्लान दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज, ध्यान समझना क्लास, सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो बेसिकली किसी एक बार एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है और क्लास उसके बाद दोबारा उसे यूज नहीं किया जाता। स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है, आपने एक बार प्लान बना लिया और कल को वो सिचुएशन आई तो आप उसे दोबारा भी यूज कर सकते हो। ये रिपीट यूज होता है क्लास, ये सिंगल यूज होता है, नए सिचुएशन के लिए नया प्लान बनता है। जैसे बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें क्लास क्या है, सिंगल यूज प्लान। जबकि स्टैंडिंग प्लान के अंदर है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल, ये सब के सब क्या है क्लास, आपका स्टैंडिंग प्लान। वन टाइम यूज, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स वो कहीं भी नहीं होता, वो ना स्टैंडिंग है ना सिंगल यूज है। वंस मेड इज यूज फॉर मेनी ईयर्स, और एक बार आपने बनाया तो एक बार एक ही चीज के लिए है, दूसरे केस के लिए नया आप प्लान बनाओगे, उसको बोलते हैं क्लास सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म। नाउ ये प्लानिंग चैप्टर तो वैसे भी आपको मतलब दिक्कत नहीं देगा, जहां तक है आपने बहुत पहले देखो शुरू के जो 4-5 चैप्टर है, और स्पेशली जो पार्ट ए है ना, वो आपने पढ़ रखा है कई बार टेस्ट में, कई बार आपने अपने प्री बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तुम्हें दिक्कत आती है पार्ट बी में, और ये मैं जानता हूँ लास्ट के 4 चैप्टर में, वैसे भी 9-10 में सबसे दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आज के अंदर सोच रहा हूँ, आज के अंदर आपका पार्ट ए खत्म करा दूं, ताकि हम तसल्ली से पार्ट बी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समय दे दें। ठीक है, चलो ऑर्गेनाइजिंग की बात करें क्लास। ऑर्गेनाइजिंग इन जनरल वर्ड, अगर मैं जनरल वर्ड्स की बात करूं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हर एक चीज अरेंज करना इन ऑर्डरली फॉर्म, मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, देखो ऑर्गेनाइजिंग ना डिपार्टमेंट बनाता है, तो जहां पे डिपार्टमेंट बनाने की बात होगी, जहां पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की बात होगी, जहां पे हायरार्की क्रिएट होगी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में कौन काम करेगा, मेरा बॉस कौन है और मेरे अंडर में कौन काम करेगा, ये सारी चीजें क्लास ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डिटरमाइन करता है क्या एक्टिविटी और क्या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है। प्लानिंग के बाद ही क्लास जब हम काम करते हैं, अपना पहला एक्शन लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में जो प्रोसेस है वो है आइडिया, IDAE है लेकिन स्पेलिंग, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटो और एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, मैचिंग टू हिज एक्सपर्टाइज, उसको एक ही काम दो, है ना। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आप डिपार्टमेंट बनाओ, एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, एक जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले लोग एक तरफ, एक जैसा काम करने वाले लोग हो गए फंक्शनल, एक जैसा प्रोडक्ट वाले हो गए डिविजनल। परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ये सारे फंक्शन के बेसिस पे आपने काम बांट दिया, इसको बोलते हैं फंक्शनल। लेकिन जब प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटा जाएगा, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, उसको बोलते हैं डिविजनल। फिर आप ड्यूटी दोगे क्लास, एक जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे वर्कर को कि भाई देखो तुम्हारा ये काम है और तुम्हें ये क्लास काम करना है, ये तुम्हारी ड्यूटीज है। और लास्ट में जब ड्यूटी दोगे तो ऑब्वियसली ड्यूटी को पूरा करने के लिए पावर दोगे। तो जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर पहुंच गया वो बन गया सुपीरियर, और जिसके अंडर में कम पावर है वो बन गया सबॉर्डिनेट। तो यहाँ से पता चलेगा हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ध्यान रखना।
नाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो कीवर्ड है वो क्या क्या है, तो आइडेंटिफाइंग डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग एक्टिविटी, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, गिविंग एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती है। क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म, एक ऐसा फ्रेमवर्क, बेसिकली इस फ्रेमवर्क को ना ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे काम किया जाता है। क्रिएटिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, मैंने बता दिया कौन सुपीरियर बनेगा कौन सबॉर्डिनेट। मैनेजल हिरार्की क्रिएट होती है इसके अंदर। स्टाइल ऑफ वर्किंग पता चलता है इसके अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलता है, क्रिएट किया जाता है कि भाई इसको ये अथॉरिटी मिलेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, राइट। बेनिफिट्स क्या होगा अगर हम काम को बांटेंगे, एक इंसान को एक ही काम देंगे, मैचिंग टू हिज स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और डिपार्टमेंट बना देंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो पता चल जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, एक ही काम करते करते क्लास अपने काम में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, माहिर हो जाओगे, आपसे उस काम में गलती नहीं होगी। आपको अपना काम दिया गया, आपको पता है रोल क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आपका रोल क्लियर है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या काम करना है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सब जुड़े हुए हैं। एक प्रोडक्ट का सभी, एक प्रोडक्ट का परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, तो दोनों जुड़े हैं आपस में, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। इससे क्लास आप बिजनेस भी आराम से एक्सपैंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना क्लास, इसको बोलते हैं क्लास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ढांचा। डायरेक्टर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, कमर्शियल डायरेक्टर है, फिर उसके अंडर में दो अकाउंटेंट है, इसके अंडर में 4-5 लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे काम किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जो डिफाइन करता है किसकी क्या जॉब पोजीशन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें। तो फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म, तो ये कौन सा फ्रेमवर्क है, ध्यान रखना, ये फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कैन बी वर्क अंडर वन सुपीरियर, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन नैरो भी हो सकता है और वाइडर भी हो सकता है। नैरो स्पैन का मतलब क्या है, नैरो स्पैन इज कंट्रोल मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर मैनेज ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, थोड़े से लोगों को मैनेज कर रहे हो तो ये टॉल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको नैरो बोलते हैं। आपने अंडर बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हो तो वाइड और फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाइडर और फ्लैट स्ट्रक्चर, जहां पे अपने अंडर आप लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को सेम टाइम पे मैनेज कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है बच्चों, फंक्शनल और डिविजनल। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है पहचानो कैसे, इट इज मोस्ट सुइटेबल, एक जैसा फंक्शन के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट बना देते हो। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज वाले सारे लोग परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में। तो यानी कि मोस्ट सुइटेबल है जो कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, ध्यान रखना इनके पास डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट नहीं है, डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जहां पे तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए, जहां पे तुम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें क्लास फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। When the job related to common function are grouped under one department, this type of organized structure is called functional structure. एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, यहाँ पे division of work होता है as per functions, specialization in every function, grouping of similar nature jobs, यूनी प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, सस्ता पड़ता है क्लास, नया यहाँ पे आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, किसी की गलती नहीं बता सकते, और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लिमिटेड टाइप की दी जाती है। प्रोडक्शन करने वाले लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्स वालों को सेल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लिमिटेड टाइप की स्किल्स यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, आप उसे फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, वो चेंज नहीं हो सकता। लाइक मुझे प्रोडक्शन की टेक्निक सिखाई है, कल को सेल्स डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोडक्शन की टेक्निक दी है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल। डिविजन की बात करें, यहाँ पे इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इजी टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और ये फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखना। और ये तब यूज किया था डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बनाता हो। अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क एज पर प्रोडक्ट है, ग्रुपिंग द जॉब रिलेटेड टू वन कॉमन प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन होता है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है,
वहां पे था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो करती है उनके लिए है। मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए, डाइवर्सिफाई मतलब नए नए प्रोडक्ट लाना चाहते हो जैसे पतंजलि लेके आया, उसके लिए डिवीजन स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट माना जाता है, महंगा भी होता है लेकिन ये। अगर बात करूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब कंपनी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो अपने आप ही क्लास एक रिलेशनशिप बन जाता है लोगों के बीच में, जहां बात होती है काम की, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, टारगेट की, ग्रोथ की, ये सारी चीजें क्लास, ये सारी चीजें कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। When the managers are carrying organizing process, then as a result of organizing process and structure is created automatically, जिससे क्लास हम गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज कितना यूज करेंगे, इन सब की बात होती है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, काम पे ध्यान दिया जाता है, स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो होता है फॉर्मल के अंदर, और मेन पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। फंक्शनल और डिविजन स्ट्रक्चर दोनों इसमें इंक्लूड होता है और ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है मैनेजर द्वारा। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है ताकि गोल को अचीव कर सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे काम की चीजें चल रही हो बस। लेकिन क्लास फॉर्मल के साथ साथ अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, यानी कि अपने आप लोगों में अपनी ही एक नई दुनिया, अलग दुनिया बन जाती है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। A formal organized structure, individual are assigned various job positions while working at those job position, लोगों से बात करते हैं, काम करेंगे तो बात करेंगे, बात करेंगे तो क्लास दोस्ती हो जाएगी, एक फ्रेंडली ग्रुप बन जाएगा, और इस फ्रेंडली ग्रुप को कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, फॉर्मल को बनाना पड़ता है, ध्यान रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है और दोस्ती अपने आप बन जाती है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप यानी इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, सोशल नीड पूरी होती है वर्कर की, डज नॉट फॉलो स्केलर चेन फॉलो नहीं होता, और इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ध्यान रखना रिक्रिएशनल एक्टिविटी, खेल कूद, मस्ती मौज, ठीक है, खाना पीना, ये सारी चीजें बन जाती हैं क्लास किसके अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई भी इंसान सारा काम अकेले नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, तो उसे कुछ ना कुछ काम को नीचे बांटना पड़ता है। जब वो काम को नीचे देगा तो उस काम को पूरा करने के लिए पावर भी नीचे लेवल पे देना पड़ेगा, उस पावर को देना ही कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस सॉरी डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड टू सबऑर्डिनेट, आप अपने नीचे वाले को देते हो, जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ध्यान रखना, तुम अपने नीचे वाले को दोगे और किसी को नहीं। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब, तुम्हारे काम का एक हिस्सा तुम किसी और से कराते हो, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, डेलिबरेटली जानबूझकर क्लास नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और क्लास उसको पूरा करने के लिए सम ऑफ हिज अथॉरिटी, कुछ पावर भी नीचे लेवल पे देता है ताकि काम स्मूथली चल सके। तो डेलीगेशन पता कैसे चलेगा, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, जहां पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे सिर्फ दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, इमीडिएट सबऑर्डिनेट यानी पावर मुझे मिल रहा है इमीडिएट सुपीरियर से, सुपीरियर ने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को नीचे भेजा है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनेगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से, तो डेलीगेशन अच्छे से समझ लो। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वर्कलोड कम करने के लिए होता है, टू लेवल इन्वॉल्वमेंट है, मेन पर्पस टू रिड्यूस द बर्डन और वर्कलोड ऑफ मैनेजर, और ये रूटीन एक्टिविटी है। तो ऐसी बातें आएंगी तो डेलीगेशन होगा। बेनिफिट क्या है डेलीगेशन का, वर्कर मोटिवेट होगा, यार मैं अपने वर्कर से अपना काम करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा ना, मेरे भरोसा करते हैं तभी तो मुझे काम दिया है। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, वर्कलोड कम होगा मैनेजर का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय मैनेजर का काम करते करते उसका भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वर्कर का डेवलपमेंट होगा, मैनेजर का वर्कलोड कम होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, वो काम पे ध्यान दे पाएगा इंपॉर्टेंट चीजों पे, और कंपनी ग्रो करेगी और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू लेवल पीपल, रिड्यूस वर्कलोड, नैरो स्कोप है, कंपल्सरी है, ये डेलीगेशन कंपल्सरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। लेस ऑटोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, आज़ादी कम होती है, तुम्हारा बॉस तुम्हारे सर पे खड़ा है, इमीडिएट सुपीरियर, तो आज़ादी थोड़ी कम होती है इसके अंदर। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन तीन एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, अथॉरिटी पावर ऊपर से नीचे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाती है, मैं अपने मालिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं किया जाए, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, ध्यान रखना।
अथॉरिटी नीचे दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे आ सकता है क्लास, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप ही की रहेगी। मैं भले ही नीचे वाले से काम करा रहा हूँ लेकिन उसने काम नहीं किया तो जवाब मुझे मालिक को देना पड़ेगा, वो नहीं देगा। तो अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, जवाबदेही तो क्लास मालिक की ही रहती है। अगर मुझे किसी ने काम दिया है तो भैया उसको मैं जवाब दूंगा, भले ही मैंने नीचे 10 लोगों को काम दिया, उन्होंने किया नहीं किया, जवाब मुझे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर सारे पावर को नीचे नहीं देते, कुछ पावर को होल्ड कर लेते हैं अपने पास। टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर को अपने पास होल्ड कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर वो नीचे लेवल पे सबको बांट देते हैं, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हर लेवल पे, दो लेवल पे नहीं, हर लेवल पे। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दो लेवल होता है डेलीगेशन, सब में बांट दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सबका इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं कि सब लोग मिलके काम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। डेलीगेशन के अंदर वर्कलोड मेरा बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊँ काम, इसलिए कर लो। पर्पस दोनों का अलग अलग है। कंपनी को क्लास एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन। यानी किसी भी कंपनी को पूरी तरीके से सारी चीजें अपने हाथ में नहीं रखनी और पूरी तरीके से नीचे नहीं देना। एक मिक्स पॉलिसी, कुछ चीजें अपने हाथ में रखनी और कुछ चीजें नीचे लेवल पे बांट देना है। इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहला वर्कर का जो इनिशिएटिव है ना वो बढ़ जाता है। अथॉरिटी अगर आप दोगे ना तो वो काम करेंगे तो उनका इनिशिएटिव लेवल बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करेंगे, उनका फ्यूचर में एक मैनेजरल टैलेंट बन जाएगा, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, काफ़ी लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो ग्रोथ होगा कंपनी का और कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, बेटर कंट्रोल, और टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा। अगर आप देखोगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है ना वो मोर ओवर सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ एक मैनेजरल टैलेंट जो है वो डेवलप हो रहा है। वहाँ पे भी क्लास इफेक्टिव मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगा, उसे समय बचेगा इंपॉर्टेंट मुद्दों फोकस करने के लिए। यहाँ भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा बिकॉज उन्होंने रूटीन वर्क जो है नीचे लेवल पे दे दिया है। तो इंपॉर्टेंस अगर आए ना तो आप कोई भी लिख दोगे तो मुझे लगता नहीं गलत होगा। अगर आप बेस्ट रहना चाहते हो तो फिर दोनों का अलग अलग दिखाया है, आप उसको लर्न कर लेना। डिसेंट्रलाइजेशन कीवर्ड्स क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल, ऑटोनॉमी, बिलीफ इन सबॉर्डिनेट, आपको सबॉर्डिनेट भरोसा है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये लिखा रहता है, सिस्टमेटिक या सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मेन पर्पस इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी लेवल, अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्शन रहता है। और ध्यान रखना ये टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर सबको बांट देता है पावर बराबर बराबर। और क्लास मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली क्लास क्योंकि टॉप लेवल ने कई सारे लोगों को दिया है तो वो पूरा ध्यान आप पे नहीं रहेगा, कई सारे लोगों पे रहेगा ध्यान। अगर मैं एक बच्चे पे नजर रखूँ तो मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, 50 पे रहूँ तो शायद बच्चे थोड़ा रिलीफ करेंगे, चलो आज जैसे कभी कभी होता है ना स्कूल में कम बच्चे आते हैं तो आप सोचते हैं यार मास्टर हमको ही दिखेगा, भीड़ बहुत है तो लगता है चलो हम बच जाएंगे। तो वही चीज़ है, वहाँ पे एक ही इंसान होता है, फ्रीडम जो है वो कम होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। आई नो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दोनों बड़े चैप्टर है, प्लानिंग छोटा चैप्टर है, बट आज पूरा दिन का समय है आपके पास, है ना, 3 4 5 बजे तक, जब तक मैं डायरेक्टिंग कंट्रोल नहीं कराता आप इसे खत्म कर दोगे। आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और कुछ नहीं करना, आराम से खत्म कर दोगे। स्टाफिंग बेसिकली एक ह्यूमन एलिमेंट है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग दोनों ही ह्यूमन एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन से डील किया जाता है। इनहेरिटेंस फंक्शन है, ध्यान से समझो या लिख लो, इनहेरिटेंस फंक्शन है क्लास ये। अगर स्टाफ अच्छा सब कुछ अच्छा तो पहचानो कैसे ह्यूमन एलिमेंट है, विच मेक श्योर, ये वो फंक्शन है जो क्लास हमें ये भरोसा दिलाता है कि वर्कर अगर जा रहा है छुट्टी में तो अगले दिन खुशी खुशी वापस भी आए। जेनरिक फंक्शन है क्लास, ठीक है, ध्यान रखना, जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एक्सेस द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उसके बारे में क्लास बताता है। स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। गुड स्टाफ मेक्स अदर फंक्शन गुड, अच्छा स्टाफ है तो बाकी स्टाफ ही तो प्लानिंग करता है, स्टाफ ही ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफ ही स्टाफिंग करेगा, स्टाफ ही डायरेक्टिंग करेगा, तो स्टाफ अच्छा तो सब अच्छा। बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग क्या है? जो वैकेंट जॉब पोजीशन है ना वो फिल किए जाएगा बाई कॉम्पिटिटिव पर्सनल, यानी कि जो खाली जॉब पोजीशन है स्टाफिंग की जिम्मेदारी है कि भैया एक ऐसे एम्प्लॉय से भर्ती कराया जाए जो कॉम्पिटेंट हो, जो कॉम्पिटिटिव माहौल में लड़ सके, सही इंसान को सही काम देना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, हर एक इंपोर्टेंस में लिख सकते हो। लेकिन स्टाफिंग चैप्टर में ये रिसोर्सेज कोई फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। आप किसी दूसरी कंपनी से कॉम्पीट तभी कर सकते हो जब आपका स्टाफ अच्छा है। जो मशीन मेरे पास है वही मशीन दूसरे के पास भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे स्टाफ हैं, जो मेरी तरफ ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, वो सेम स्टाफ नहीं खरीद सकते आप ना, इंसान सेम नहीं खरीद सकते, मशीन खरीद सकते हो। कंपनी का ग्रो होता है क्लास अच्छे स्टाफ की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट होगा, स्टाफिंग ये भी ध्यान रखता है कि वर्कर का भी डेवलपमेंट हो और की इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, अच्छा स्टाफ रहेगा तो बाकी सारे फंक्शन भी अच्छे से हो पाएंगे, राइट।
एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग की बात करें, अगर आप अच्छा स्टाफ रखते हो वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव हो, तो उससे फायदा क्या होगा, एक क्वालिफाइड और टैलेंटेड पर्सन क्लास आपको मिल जाता है। अपॉइंटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जॉब के जो आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, आप उसके अकॉर्डिंग भर्ती करते हो एम्प्लॉयज को। एफिशिएंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ओवर स्टाफिंग नहीं होगा, अंडर स्टाफिंग नहीं होगा, जो कि अच्छा है क्लास। और एफिशिएंट स्टाफ कैन बी हेल्प यू टू विन ओवर द योर कॉम्पिटिटर, क्लास अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए क्लास स्टाफ ही एक एकमात्र ऑप्शन है जहां से आप कॉम्पीट कर सकते हो। स्टाफिंग मोटिवेट एम्प्लॉय, स्टाफिंग अंदर ट्रेनिंग भी आता है, ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। और अदर फंक्शन का जो सक्सेस है वो डिपेंड किस पे करता है क्लास, स्टाफिंग फंक्शन पे। ध्यान रखना, जेनरिक फंक्शन भी स्टाफिंग को कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एक छोटा सा पोर्शन है, एचआरएम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो ये एचआरएम है उसके अंदर ही छोटा सा क्लास एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। सो एचआरएम इज अ बिग पार्ट, बड़ा पोर्शन है। एचआरएम है क्या? It is defined as the process of managing employees in a company and it involve hiring, training, motivate, सब कुछ आता है क्लास एचआरएम के अंदर। It also include the activity related to liaison with the government, सरकार से कनेक्ट करना, ट्रेड यूनियन से जुड़े रहना क्लास। और बाकी ये ध्यान रखना कि जब कंपनी यही सारे काम स्मॉल लेवल पे करते हैं उसको स्टाफिंग बोलते हैं, और जब इसी काम को बड़े स्केल पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के करते हैं उसको बोलते हैं एचआरएम डिपार्टमेंट। तो स्टाफिंग जो है इट इज यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो एचआरएम है दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। तो इतना ही ध्यान रखना, बाकी बहुत डिटेल में क्लास एचआरएम पे जरूरत नहीं है करने की। वैसे एचआरएम के अंदर क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, ये सारी चीजों को प्लान करना। अच्छे लोगों को भर्ती करना क्लास, उनकी करियर ग्रोथ की बात करना, उनके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना ताकि फ्यूचर में क्लास उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उनको अप्रेजल दे सको। उनको मोटिवेट करना क्लास, उनको सैलरीज देना, सोशल सिक्योरिटीज देना, कॉम्पनसेशन मतलब उनको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं सैलरी के अलावा वो सारी चीजें देना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना क्लास उन लोगों को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का वेलफेयर करना क्लास। ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम डिपार्टमेंट जो है वो क्लास ऑडिट भी करता है प्रॉपर तरीके से क्लास, कंपनी की जो पॉलिसीज है एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स, कंपनी एम्प्लॉय को जो देने के लिए बोल रही है वो दे भी रही है नहीं दे रही, बोनस ग्रेचुइटी टाइम पे दिया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए क्लास ये ऑडिट भी करता है, रिव्यू और ऑडिट भी करता है। तो ये सारे काम है एचआरएम के। स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, स्टाफिंग प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस, दो में से चांस है कि एक प्रोसेस आ जाए। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज होती है वो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तुम्हें कितने लोगों की, किस टाइप के लोगों की जरूरत है उसको एस्टिमेट करना, जिसके लिए तीन एनालिसिस की जाती है। पहला है वर्कलोड एनालिसिस, देखा जाता है कि भैया आपका वर्कलोड कितना है, फिर देखा जाता है एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है, और फिर कंपैरिजन किया जाता है। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो नए एम्प्लॉय को भर्ती करो, वर्कलोड कम है तो क्लास एम्प्लॉयज को बाहर निकालो। और हमेशा ध्यान रखना क्लास, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है ये कैसे पता चलता है, वर्कलोड से। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है इस चीज को कौन बताता है, वर्कलोड एनालिसिस। तुम अंडर स्टाफिंग हो या ओवर स्टाफ हो इसको कौन बताता है क्लास, वर्कफोर्स एनालिसिस। ये ध्यान रखना, ये तीनों आता है पहले स्टेप के अंदर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा है क्लास रिक्रूटमेंट, है ना। अच्छा एक सेकंड क्लास, हाँ, जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली क्या करता है क्लास, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, भर्ती करना, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस एंड इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, कि भाई तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिक्रूटमेंट, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना कि आओ हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यहाँ पे फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है। क्या आता है, फ्लड ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से किसी अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब बात होगी सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, एलिमेंट निकला प्रोसेस है ये, जब बात ये सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट तो वो रिक्रूटमेंट होगा। फिर उसमें से क्लास किसी एक को सिलेक्ट करेंगे या जितने भी आपको चाहिए, मान लो 10,000 का एप्लीकेशन आया, आपको 100 सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करोगे। चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ध्यान रखना, सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज रिक्रूटमेंट, चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज सिलेक्शन। स्ट्रीमलाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट, और ये नेगेटिव प्रोसेस है, रिजेक्ट ज्यादा होते हैं सिलेक्ट कम होते हैं। फिर आता है क्लास ट्रेनिंग, इम्पार्ट स्किल्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, जॉब की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, रिलेटेड टू वर्क और वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, अपडेट नॉलेज, नॉलेज को अपडेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना ताकि वो काम अच्छे से कर सके। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद है क्लास, ट्रेनिंग दो टाइप का होता है, ध्यान रखना, टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना, एक सेकंड, स्टाफिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ स्टाफिंग प्रोसेस को। सबसे पहला जो प्रोसेस इसके अंदर आता है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना, एस्टिमेटिंग मैन पावर
रिक्वायरमेंट, तुम्हें कितने लोगों की, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। फिर दूसरा आता है रिक्रूटमेंट, ठीक है, दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। तीसरा आता है सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन आएगा। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है, दूसरा है रिक्रूटमेंट, तीसरा है सिलेक्शन, चौथा है क्लास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर आएगा ट्रेनिंग। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कि वहां पे ये लिखा नहीं था, इसीलिए क्लास में अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, वहां पे ये प्रेजेंट नहीं था। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए हम करते हैं 3 स्टडी, वर्कलोड, वर्कफोर्स और क्लास कंपैरिजन। देन क्लास रिक्रूटमेंट, इंड्यूस करना लोगों को, न्यूज़पेपर में इस्तेहार देना कि आओ हमारी कंपनी में जॉब अवेलेबल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, हम ये सारे बेनिफिट्स आपको देंगे, अच्छी पैकेज देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर उसमें से जो टॉप लोग होंगे हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट, उनको जगह दिखाएंगे, क्लास ओरिएंटेशन कि भाई ये तुम्हारी जगह है, प्लेसमेंट है। और ओरिएंटेशन मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब उनका ऑफिस, उनका कुर्सी दिखाना उनको, भाई ये आपका जगह है, ये आपकी प्लेसमेंट हो गई। देन ओरिएंटेशन मतलब सबसे मिलवाना, जान पहचान कराना। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आप वर्कर की ट्रेनिंग की बात करोगे। ट्रेनिंग मतलब क्लास उनको स्किल्स सिखाओगे ताकि वो आपके काम को कर सके, और उनके ग्रोथ के लिए, ताकि वो खुद भी ग्रोथ करे, उनकी पर्सनालिटी ग्रो हो, उसके लिए क्लास होता है डेवलपमेंट। इसके अलावा जो कंपनी, छोटी कंपनी होती है जिनका एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होता, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, तो ये 5 के अलावा 3 फंक्शन और करते हैं क्लास। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है क्लास परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। यानी वो क्या करते हैं क्लास, एम्प्लॉयज का एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं कि एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। देन क्लास उसके करियर की प्लानिंग करते हैं, करियर प्लानिंग। और करियर प्लानिंग का मतलब कि भाई उनको कैसे ग्रो कराना है, उनका प्रमोशन कैसे कैसे करना है, उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना। फिर लास्ट में क्लास कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब क्लास उनको पैसे देते हैं, ये तो टाइम बेस्ड होगा या परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, समय के हिसाब से देंगे या परफॉर्मेंस के हिसाब से क्लास उनको कॉम्पनसेट करेंगे, पैसे देंगे। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर 8 पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा नहीं था क्लास, तो मैंने यहाँ पे आपको अलग से, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर एक ही पॉइंट है, बाकी मैंने आपको लिख के समझा दिया। बाकी एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के अंदर ये 3 एलिमेंट है, बिकॉज ये प्रोसेस के अंदर भी है बट ये एलिमेंट भी है। तो 3 एलिमेंट है, सबसे पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग, ठीक है। RST, PQRST, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, T फॉर ट्रेनिंग। अब रिक्रूटमेंट की 2 सोर्सेस है। आप एम्प्लॉयज की जो भर्ती करोगे वो कंपनी के अंदर से भी कर सकते हो, कंपनी के बाहर से भी कर सकते हो। कंपनी के अंदर से करते हो दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स, कंपनी के बाहर से करते हो एक्सटर्नल सोर्स। ध्यान रखना, यहाँ पे कंपनी के बाहर से करते हो आप, कंपनी के अंदर से नहीं, बाहर से। तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर 2 ही चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्लास वर्टिकल, ऊपर की तरफ जा रहा है, सैलरी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है। लेकिन ट्रांसफर के अंदर क्लास ये होता है क्लास हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ना सैलरी बढ़ेगी, ना अथॉरिटी बढ़ेगी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज यहाँ भी क्लर्क हो, दूसरी जगह भी आप क्लर्क ही रहोगे, जगह चेंज हो जाएगी बस। लेकिन यहाँ पे क्लर्क से आप अकाउंटेंट बन गए, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन गए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोस्ट बढ़ती चली जा रही है, पावर भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो इंटरनल का 2 ही है, वो ट्रांसफर और प्रमोशन। और इंटरनल का एडवांटेज भी है क्लास, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बारे में जानते हो, उनका टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है, आपको बेहतर पता है, खर्चा नहीं आता क्योंकि बाहर से एम्प्लॉय लेना ही नहीं है। अगर आप अपने 1-2 एम्प्लॉय का प्रमोशन करोगे ना, तो बाकी एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे कि हाँ यार कल को हमारा भी प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉयज आपका खुद का है तो ट्रेनिंग पे आपको इतना खर्चा नहीं करना है, परफॉर्मेंस क्लास उनका इंप्रूव होगा क्योंकि आपने उन पर भरोसा दिखाया और क्लास प्रमोशन किया उनका। लोग छोड़ के कम जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार हमें तो रूल्स रेगुलेशन सारे पता ही हैं, तो छोड़ के जाने की बात नहीं होगी। और ये जो ट्रांसफर के थ्रू ना किसी डिपार्टमेंट में अगर सरप्लस एम्प्लॉयज हैं तो उनको क्लास किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हो। लेकिन घाटा है कि नया आइडिया, फ्रेश टैलेंट आपको क्लास देखने को नहीं मिलेगा, चॉइस लिमिटेड होगा क्लास। नए कंपनी के लिए तो सुइटेबल ही नहीं है, उनके पास पुराने एम्प्लॉय कहाँ होंगे जब कंपनी नहीं है। और कई बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने से कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, और कई बार प्रमोशन करने से और लोगों में अनबन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भाई इसका प्रमोशन कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर आप बाहर से भर्ती करते हो, सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। कंपनी अपने गेट के बाहर पोस्टर लगा देती है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्वीपर, इन सब की जरूरत है। सीधा लोग आते हैं क्लास, अनक्वालिफाइड लोगों के लिए जनरली होता है, आते हैं क्लास और आके जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए होता है, आते हैं काम करते हैं। कैजुअल कॉलर, कंपनी एक लिस्ट बनाती है पूरा, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ध्यान रखना अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। 1000 लोग की एप्लीकेशन आई थी, नौकरी मिली 200 को, बाकी 800 लोगों का एप्लीकेशन अभी भी हमारे पास है, उनमें से बाद में कॉलिंग करके बुला लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर।
अगला है क्लास एडवर्टाइजमेंट। किसी भी तरीके से क्लास हम लोग ऐड डालते हैं, न्यूज़पेपर में हो चाहे कहीं भी इश्तेहार डालते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ध्यान रखना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बेसिकली क्लास आपका डेटा रखता है। आप अपना डेटा उनको देते हो, रेज्यूमे देते हो, बायोडाटा देते हो, आप वो रखते हैं। जहाँ पे जॉब खाली रहती है क्लास वहाँ पे आपकी नौकरी लगवा देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो अगर आपको करंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो आप जाते हो क्लास कॉलेज के पास, और कॉलेज के फाइनल ईयर में ही क्लास बच्चों को क्लास अपने पास ले आते हो। दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। अगला क्लास प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये होता है टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हायर लेवल टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। पैसे खाते हैं लेकिन आपकी नौकरी लगवा देते हैं टॉप लेवल पे। अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से रिकमेंडेशन भी ले सकते हो आप। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अनएजुकेटेड लोगों की जरूरत है और बहुत सारे लोगों की जरूरत है और अर्जेंट नीड है, तो आप इनको कांटेक्ट करोगे। ये कई सारे लोगों को एक साथ लेके आता है अपने गांव से। टीवी पे ऐड डालना क्लास, या वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट वगैरह पे क्लास एडवर्टाइजमेंट डालना, इसको बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। तो जो ये कैंपस रिक्रूटमेंट है ना, यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है क्लास कि जैसा 3 इडियट में देखा होगा क्लास आपने, एक यूनिवर्सिटी है और दूसरा है क्लास कंपनी। तो कंपनी में क्लास यूनिवर्सिटी के पास जाके इनसे क्लास एम्प्लॉयज को फाइनल ईयर पे ही भर्ती कर लेता है कि जब आप पेपर पे दे दोगे फाइनल ईयर का, जब आप कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्टली आप हमारे यहाँ काम करना आके, आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सोचो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC में हो और फाइनल ईयर में ही क्लास कंपनी आती है और क्लास आपका साल का 15 लाख 20 लाख 25 लाख का पैकेज लग जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही आपको काम मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का सोर्स है। लेकिन बाहर से बुला रहे हैं एम्प्लॉय को, कंपनी के अंदर से थोड़ी, यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉय आ रहा है। दिस इज कॉल्ड आउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फायदा क्या है, नया टैलेंट आएगा, फ्रेश टैलेंट आएगा, वाइडर चॉइस है, बहुत बड़ा चॉइस है, किसको रखना है रखो। एक्सटर्नल से क्लास आपको क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लोगों के पास होती है, जो यूथ होती है यंग, वो लोग मिल जाते हैं क्लास। जब आउटसाइड कंपनी में आते हैं तो एग्जिस्टिंग लोगों की स्पिरिट बढ़ जाती है मेहनत करने की ओर, कि बाहर से कंपनी में आया है कोई, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा दिखेंगे ताकि हमारी वैल्यू, हम पुराने हैं। घाटा भी है क्लास, महंगा लगता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो जाता है। कई बार नई ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में टिक नहीं पाता, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। टाइम बहुत लगता है क्लास इस पूरे प्रोसेस के अंदर, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर, और ट्रेनिंग वगैरह में भी काफ़ी खर्चा आ जाता है, क्योंकि उसको पता तो है नहीं कुछ, वो नया एम्प्लॉय है, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब है सिलेक्शन प्रोसेस। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पॉइंट है इसके अंदर, ध्यान से अच्छे से समझना। जैसे स्टाफिंग का प्रोसेस बताया ना मैंने, उसमें भी 8 पॉइंट थे, 5 3, उसी तरीके से सिलेक्शन भी 8 पॉइंट है। सबसे पहला ध्यान रखना, सबसे पहले चीज है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो क्लास कैंडिडेट आ रहा है उससे उसके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में सारी चीजें, एक छोटा मोटा क्लास। और बेसिकली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, ये भी वही अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स को रिमूव करने के लिए, जो अनफिट एप्लीकेशंस है। मांगा हमने ग्रेजुएट आ गए फाइनल ईयर वाले भी, तो भैया उन सबको निकाल दिया जाएगा इसी के अंदर ही। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर क्लास एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, इसके अंदर 5 टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आपके IQ लेवल के लिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके पोटेंशियल ऑफ लर्निंग के लिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हो या फिर लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हो, ट्रेड टेस्ट आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब के बारे में कितना जानते हो और किस काम में आपको इंटरेस्ट है। ये 5 टेस्ट याद रखना सिलेक्शन टेस्ट के अंदर रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद क्लास एक इंटरव्यू किया जाता है, जहाँ पे क्लास फेस टू फेस क्लास एक पैनल बैठता है पूरा इंटरव्यू का, और वो सब लोग क्लास आपसे अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जॉब के रिगार्डिंग कर सकते हो। चौथा आता है, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया फिर जाके आपके 2 रेफरेंस या बैकग्राउंड आपसे मांगे जाएंगे, किन किन 2 लोगों को आप जानते हो। रेफरेंस देने के बाद फाइनल सिलेक्शन डिसीजन 5वें नंबर पे लिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आप बाहर से करा सकते हो, कंपनी खुद का भी होता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है आपको। फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा और लास्ट में क्लास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक अग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, कि आप हमको निकाल नहीं सकते इतने साल तक और ना मैं छोड़ के जाऊंगा। ये सारे क्लास एक लिखा पढ़ी होती है, अग्रीमेंट होता है, तब जाके क्लास सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म होता है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर क्लास एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। एक वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड और अटेस्टेड बाय हिम और हर। एम्प्लॉय क्लास क्या करता है, कुछ डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करेगा, साइन करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। जिस फॉर्म को वो साइन करेगा उस फॉर्म को बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखना।
नेक्स्ट है, आपको पता है 3 स्टाफिंग के एलिमेंट था। रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया, उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा है क्लास सिलेक्शन पढ़ लिया, तीसरा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जहां पे टीचिंग की जाती है बेसिक स्किल्स नए और पुराने एम्प्लॉय को, ताकि वो काम अच्छे से कर सके, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे, उनकी नॉलेज, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल्स इससे बढ़ती है। लेकिन डेवलपमेंट बात करता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। ट्रेनिंग बात करता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पे, बट डेवलपमेंट बात करता है क्लास प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट कि भाई अगर एम्प्लॉय डेवलप करेगा तो कल को कंपनी को ही फायदा होगा, तो एम्प्लॉय को डेवलप करो, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी बेनिफिट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पहला बेनिफिट है रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा किसी काम को सीखने के लिए ना कम समय लेगा जिंदगी भर, एक नॉन ट्रेंड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। ट्रेंड एम्प्लॉय का एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, डरता नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचता, वो हिम्मत रखता है कि हाँ यार हो सकता है इस काम को। ट्रेन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगा एज कम्पेयर टू अनट्रेन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग देने से क्लास हम उसके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना क्लास, छुट्टियां मारना, कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करना, कंपनी को खुद से अलग समझना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्लास सॉल्व कर देता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से लोग छोड़ के कम जाते हैं, ट्रेन एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के नहीं जाएगा, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। मैनेजिंग मैन पावर नीड, जो मैन पावर नीड है उसको भी क्लास हम मैनेज कर सकते हैं ट्रेनिंग देकर। अगर आपको बाहर से बंदा नहीं मिल रहा है कोई, तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर क्लास आप उससे वो काम करा सकते हो। और कोई भी चेंजेस अगर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो ट्रेनिंग हेल्प करता है क्लास उस चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को फायदा नहीं होगा, ट्रेनिंग देने से कंपनी को एम्प्लॉय को भी फायदा होगा। एम्प्लॉय को अच्छी स्किल्स मिलेगी क्लास, उसके लिए बेटर करियर ऑप्शन खुल जाएंगे ट्रेनिंग लेने के बाद। ट्रेंड एम्प्लॉय ज्यादा पैसे कमा सकता है क्लास, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, जॉब सिक्योरिटी होगा और क्लास चांसेस होंगे प्रमोशन की। कंपनी तो छोड़ेगी नहीं फिर आपको, अच्छे सीख लिया आपने तो, और प्रमोशन भी करेगी आपका। ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं, काम करते करते ट्रेनिंग ले रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लेकिन कहता है नहीं मैं काम नहीं, पहले मैं सीख के आऊंगा 3 महीने तब जाके, दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कंपनी में काम करते करते आप किस टाइप की ट्रेनिंग ले सकते हो, तो 2 ट्रेनिंग है, अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप। ध्यान रखना, अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम का मतलब क्या है, हायर लेवल की जो स्किल्स है उसके लिए होता है। ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, मास्टर आपको करके दिखाएगा, आप उसे करोगे, फिर आप करोगे और मास्टर उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और अगला है क्लास यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ, सबके लिए एक टाइम सेम रहता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर, स्टील वर्कर, इन सब के लिए बेसिकली अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम होता है। यहाँ पे क्या है, काम कर करके मैं दिखाऊंगा आपको, आप सीखोगे, फिर मैं बोलूंगा आप करो, और आप करोगे, फिर मैं देखूंगा कोई गलती तो नहीं कर रहे। इंटर्नशिप बेसिकली क्लास कनेक्शन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, कि यहाँ पे जैसी सीए, अगर हम बात करें क्लास आईसीएआई में, आप अगर सीए करते हो, आईसीएआई ही कराता है सीए, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 3 साल की ट्रेनिंग जनरली आप जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग लोगे, तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप, जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल के साथ रहकर उस काम को सीख रहे हो, उसका काम करते करते। लॉयर में भी होता है, डॉक्टर्स में भी होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उन सब में होता है। सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स अंडरगोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, इन्वॉल्व कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म का क्लास एक कोलैबोरेशन होता है। मेन पर्पस होता है क्लास प्रैक्टिकल नॉलेज को क्लास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करना। सीखा है आपने, आपने डॉक्टर की पढ़ाई में कितना ही ऑपरेशन करने के बारे में सीखा हो, जब तक आप कैंची पकड़ोगे नहीं, डेमो लोगे नहीं उसका, तो आप सीख नहीं पाओगे ऑपरेशन करना। उसी तरीके से सीए की आपने कितनी पढ़ाई करी हो, जब तक आप रियल में क्लास पोर्टल पे काम नहीं करोगे, रियल में क्लास ऑडिट नहीं करोगे, पेपर्स को चेक नहीं करोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे आप, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बेसिकली क्या होता है, इंटर्नशिप, इसमें सैलरी नहीं मिलता, स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है क्लास, स्टाइपेंड, मतलब आपके खर्चे मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती इसके अंदर। आप सीख रहे हो ना उसके अंडर में रह के, बॉस के अंडर में कुछ खर्चा पानी आपको दे देगा, दिस इज कॉल्ड स्टाइपेंड। कॉमन पॉपुलर टेक्निक ऑफ अंडर ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब क्लास, ये तीसरा, ये ऑन द जॉब का ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, नए एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है। फैमिलराइजिंग विद रूल्स, रेगुलेशन एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिमूव हेजिटेशन, इससे नए एम्प्लॉयज का हेजिटेशन रिमूव हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और नया एम्प्लॉय फैमिलियर हो जाता है, कंपनी के माहौल में ढल जाता है, क्विकली सेटल डाउन हो जाता है इससे। इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से नया एम्प्लॉय सेटल डाउन हो जाता है जल्दी, वो छोड़ के जाने की बात नहीं करता, कहता चलो यार ठीक है सब लोग जान रहे हैं, नया नया उसको अजीब सा लगता नहीं, तो एक मिलवाया जाता है, मेल मिलाप होता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। लेकिन अगर आपको जॉब छोड़ने के बाद ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, लाइक अगर आप पायलट हो तो आपको भैया सीधे
जहाज पे बिठाया जा नहीं सकता, डमी मॉडल पूरी कंपनी का, कोई बड़ी मशीन है ना, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी, हाई वैल्यू मशीनरी, डेंजरस मशीनरी, इसमें क्लास आपको डायरेक्टली मशीन पे नहीं बिठाया जाता, आपको पहले एक डमी मॉडल पे सिखाया जाता है, वहाँ सीखने के बाद रियल लाइफ में आप जाते हो। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। तो जो कॉमन पॉपुलर टेक्निक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का वो एक है वेस्टिब्यूल स्कूल जो आपको पढ़ना है। ये डुप्लीकेट मॉडल है कंपनी का, जहाँ हैवी मशीनरी, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव मशीनरी जो होती है ना, उनमें डमी मॉडल तैयार किया जाता है और डमी मॉडल पे आपको सिखाया जाता है। आप जॉब छोड़ते हो, वहाँ जाते हो, डमी मॉडल में सीखते हो, सीखने के बाद क्लास आप रियल मशीन पे आते हो। ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेशन मॉडल सुटेबल फॉर डेलिकेट, एक्सपेंसिव एंड हाई टेक मशीनरी, इसको सोफिस्टिकेटेड मशीनरी भी बोलते हैं। तो आप जॉब छोड़ते हो, पहले सीखते हो, फिर आके लाइफ में काम करते हो। दिस इज कॉल्ड क्लास वेस्टिब्यूल स्कूल। हेलीकॉप्टर का, बड़ी बड़ी मशीनरी का, एरोप्लेन का, इसका मैंने क्लास आपको एग्जांपल दी थी, जेट प्लेन वगैरह का। बस, तो देखो क्लास, हमने आज सुबह सुबह आराम से पूरा का पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग खत्म किया। 4-5 घंटे लो तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्लास पूरा खत्म करो। इसकी कीवर्ड्स के एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि बिफोर एग्जाम आप एक बार देख के जा सको इन्हीं शॉर्ट नोट्स को। पूरा वीडियो तो देखोगे नहीं, हालांकि मैं सुबह लाइव रिवीजन कराऊंगा ही आप लोगों को, बट डोंट वरी, आप क्लास अच्छे से इसको देख के प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। बाकी आज शाम को फिर मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग खत्म कर दूँ। आज मेरा टारगेट है किसी भी कीमत पे पूरा का पूरा खत्म कर देना कंट्रोलिंग तक। तो आई होप आप सपोर्ट करोगे, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करके चले जाया करो क्लास, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सपोर्ट करते हो तो और आग लगती है ना, जैसे आपको सपोर्ट मिलता है तो आप और मेहनत करते हो उसी तरीके से। प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, और मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी हो तो क्लास कॉमेंट में मेंशन करो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।